हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम लेकर आए हैं यूपी पीजीटी के कंप्लीट सिलेबस से रिलेटेड। कंप्लीट सिलेबस में जो छोटे छोटे बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो छोटी छोटी सी गलतियां हमसे हो जाती हैं, जैसे कोई फॉर्मूला हमें याद नहीं आता या कुछ गलत लग जाता है, या जिसका बेसिक फंडामेंटल हमें पता नहीं होता, तो उससे रिलेटेड हम बहुत सारे फैक्ट्स आपको, बेसिक फंडामेंटल्स आपको कंप्लीट सिलेबस के बता रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो चाहते हैं वो हम ये चाहते हैं कि आप इन बेसिक फंडामेंटल्स को सीखें, और जिसकी वजह से जो आप पेपर में दो से चार क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही करके आए हैं और वो क्वेश्चन गलत निकलते हैं आंसर की में देखने पर, तो वो वहाँ जो आपसे जो माइनर सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो माइनर सी मिस्टेक्स सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स की कमी के कारण होती हैं। तो कोशिश करें हमारा ये जो कंप्लीट सिलेबस, जो सिलेबस तो बहुत सारे लोग करा रहे हैं, लेकिन उस सिलेबस में जो छोटे छोटे से बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसको हमने शुरू किया है, इससे पहले हमने इस पे रिलेटेड 3 वीडियो और बना दिए हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। एक में हमने मॉड को बताया था कि कैसे रिलेट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसमें छोटी छोटी सी हमने बताई थी। तो कोशिश करें कि वो जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, अगर वो आपके क्लियर हो जाएंगे तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके जो वो 2 से 4 क्वेश्चन जो आप बिल्कुल सही करके आते हैं और यहाँ पे आके आंसर शीट में या कुछ आंसर की में गलत निकलते हैं, वो कभी भी गलत नहीं होंगे। वो जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, वो छोटी छोटी सी जो बेसिक्स हैं, जो हम किताब में तो होती हैं लेकिन हमारी निगाह से निकल जाती हैं, या फिर वो हम उनको देख नहीं पाते, या हम उनको समझ नहीं पाते, या हमें स्कूलिंग में या कहीं भी जब भी हमने उसको पढ़ा था तो वो हमें सिखाई नहीं गई थी या हमें बताई नहीं गई थी। हमारे साथ भी स्कूल में ऐसा ही हुआ है कि कभी कभी बस चैप्टर शुरू किया और एक्सरसाइज बस शुरू कर दी और उसमें बेसिक फार्मूला बता दिया कि ये फार्मूला होता है। जैसे डिफरेंशिएशन जब करते थे तो आप लोगों को भी ध्यान होगा, जो लोग पहले पढ़े हुए हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी देखें कि जो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन से शुरू करते थे तो डिफरेंशिएशन से पहले पहले फंक्शन और रिलेशंस ये सब आते थे, जिसके बारे में जनरली लोग टीचर नहीं बताते थे, और जो कि बेसिक फंडामेंटल है कैलकुलस का। अगर आपको फंक्शन की जानकारी नहीं होगी तो फिर आप कैसे कर पाएंगे उसको, और जब आपको रिलेशंस ही नहीं पता होंगे तो फिर आप डिफरेंशिएशन कैसे कर पाएंगे। तो डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट हमें फॉर्मूला बता दिया जाता था, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x होता है nx की पावर n-1। तो फिर क्या करते थे हम, x की पावर 5 का निकालना है तो 5x की पावर 4 आंसर, x की पावर 2 का निकालना है तो 2x की पावर 1 आंसर। तो हम अपने आप को बहुत 30 मार्क का समझने लगते थे और टीचर भी ये खुश हो जाता था कि चलो सिलेबस खत्म हुआ। तो सिलेबस खत्म करना मकसद नहीं होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी फंडामेंटल्स उस समय छूट गई थी जो कि हमें आज तक वो परेशान करती हैं, जिसकी वजह से आजकल जो हम एग्जामिनेशन में पेपर में जो क्वेश्चन करके आते हैं वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाता है। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि वो छोटे छोटे से बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उन पे आपका गौर कराया जाए, आपका ध्यान आकर्षित किया जाए, जिससे कि आप उनको सीख सकें, और अगर वो आपको आते हैं तो आप उसको रिवाइज कर सकें, जिसकी वजह से अच्छा आप पेपर करके आए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जैसे सपोज हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकलता है। आपको पता है, पहले भी मैंने उन वीडियोस को जो आपने अगर देख रखी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं देखी हैं तो हमारे ही चैनल पे वो तीनों वीडियो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट सिलेबस ऑफ पीजीटी, उसमें देख लें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये ax² + bx + c, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन। एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन। एक्सप्रेशन एक जनरल टर्म है और फंक्शन एक पर्टिकुलर टर्म है। फंक्शन और रिलेशंस हमने पढ़ रखे हैं कैलकुलस में, तो कैलकुलस में हमें इसके बारे में बताया गया था
लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, और फंक्शंस और रिलेशंस में डिफरेंस क्या होता है। आपको पता होगा कि थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, कि जो रिलेशंस होते हैं वो रिलेशन x और y, अगर दो जनरल वेरिएबल हैं उनके बीच में अगर कोई रिलेशन है तो x की किसी एक वैल्यू के लिए y की एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं। बट जो फंक्शन होता है उसमें x की एक फिक्स वैल्यू के लिए y की जो होती हैं वो यूनिक वैल्यू होती है, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। जैसे इन जनरल देखें कि हमारे एक से ज़्यादा मामा जी हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, रिलेशन। एक से ज़्यादा बुआ जी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा चाचा जी हो सकते हैं, ये सारे क्या हैं, हमारे एक से ज़्यादा कजिन हो सकते हैं। वो सब क्या हैं, हमारे रिलेशंस हैं। मामा जी से हमारे रिलेशंस हैं, मामा हमारे कौन है, रिलेटिव हैं। बट हमारी एक से ज़्यादा मम्मी नहीं हो सकती। तो ये क्या है, रिलेशन में एक पर्टिकुलर फंक्शन है। हमारी एक माँ है तो वो एक यूनिक माँ है, वो यूनिक जो रिलेशन है वो कहलाता है फंक्शन। तो यहाँ पे भी हम ध्यान रखें, बस इतना सा ध्यान रखें कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन होते हैं इनके ग्राफ बनाए जा सकते हैं, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती हैं इनके ग्राफ नहीं बनाए जा सकते। तो ग्राफ जो इनका होता है वो क्या होता है, ग्राफ से सारे लोग बहुत घबराते हैं। तो हमारी आज की कोशिश है कि हम आपको इसका ग्राफ बनाना सिखाएं, जिसकी वजह से वो जो छोटी सी बातें हैं जो आपको नहीं पता चल पाती या जो आपने अभी तक ध्यान नहीं दी हैं वो आपको पता चले। अगर यहाँ पे दो कंडीशन होंगी, या तो a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या फिर a की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तीसरी कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं रहेगा। तो या तो a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या फिर a की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये हमेशा जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है क्वाड्रेटिक में, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला को रिप्रेजेंट करेंगी। तो जो पैराबोला बन रहा होगा वो पैराबोला ओपन अप होगा, और अगर a की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो जो पैराबोला बन रहा होगा, जो भी कर्व बन रहा होगा वो डाउन अप, ओपन डाउन होगा। जैसे सपोज ये एक्सिस है, तो जो अगर a इज ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ओपन अप होगा। इसका ये वर्टेक्स है, ये कहीं भी हो सकता है वर्टेक्स। ये पैराबोला यहाँ भी बन सकता है, ये पैराबोला यहाँ भी बन सकता है, ये पैराबोला यहाँ भी बन सकता है, ये पैराबोला यहाँ भी बन सकता है। ये सब इनके वर्टेक्स हैं, ठीक है। और ये कैसे हैं, ओपन अप। अगर a इज लेस देन 0 होगा देन जो पैराबोला होंगे वो ओपन डाउन होंगे। इसकी वर्टेक्स ये है, ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है। ये सारे पैराबोला कैसे होंगे, ओपन डाउन होंगे, ये ओपन अप होंगे। ये कंडीशन किस पे निर्भर करेगी, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो ओपन अप, और a की वैल्यू 0 से छोटी हो तो ओपन डाउन। अब इसकी वर्टेक्स कैसे निकालेंगे। वर्टेक्स ये है, ये तो इसकी वर्टेक्स निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका, तो दोनों ही तरीके बहुत आसान है, लेकिन एक तरीका है इसकी वर्टेक्स निकालने का कि हमारे पास दे रखा है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx निकाल लें, 2ax प्लस b, ठीक है। और इस dy अपॉन dx को 0 पुट कर दें, 2ax प्लस b, तो x इक्वल टू हो गया माइनस b अपॉन 2a, ठीक है। x इक्वल टू हो गया माइनस b अपॉन 2a। ये x की जो वैल्यू है वो यहां पुट कर दें y में, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस b अपॉन 2a
का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस बी अपॉन 2a प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। ठीक है, ये a के से कैंसिल कर दें और एलसीएम ले लें 4a। 4a जब एलसीएम ले लिया देन ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2a, a से a कट गया, 2 बचा, माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस बाहर ले लें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन 4a। तो एक तरीका तो ये है कि इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx की वैल्यू 0 रख के x और y की वैल्यू निकाल दें। और एक तरीका ये है कि हम डायरेक्ट इसको याद कर लें, x का कोऑर्डिनेट है माइनस p अपॉन 2a और ये है माइनस d अपॉन 4a, जहाँ पे d इज इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप चाहें तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं और आप चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा होगा जिसपे a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो वो ओपनिंग अप होगा, और अगर a इज लेस देन 0 होगा तो वो ओपनिंग डाउन होगा। इसकी जो ये वर्टेक्स है x और y की, जो इसकी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं वो y इज इक्वल टू जो भी दे रखा हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x और dy अपॉन dx को 0 रख देंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू उठा के फिर से उसी एक्सप्रेशन में रख देंगे। देन जो y की वैल्यू आएगी वही x और y क्या होंगे, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। अगर डायरेक्ट याद करना चाहें तो x की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन 2a और y की वैल्यू होती है माइनस डी अपॉन 4a, जहाँ पे d जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके इसको पहले सीखते हैं कि ये क्या है। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास है सपोज कोई एक्सप्रेशन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। a इज इक्वल टू इसमें क्या है, a इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू है 3 और c इज इक्वल टू है 2। ये तो पता चल गया। ठीक है, a क्या है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो ये क्या होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो ओपनिंग अप होगा। जो ग्राफ होगा वो ओपनिंग अप होगा। अब इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। मैंने बताया कि dy अपॉन dx निकाल दें इसका, और ये हो गया 2x प्लस 3। ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये आपको कैलकुलस में भी बहुत काम आएगी, और एक लीनियर अलजेब्रा में निकालते हैं, रियल एनालिसिस में रेंज निकालते हैं फंक्शन की, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में, कैलकुलस में भी निकालते हैं, रेंज निकालते हैं किसी फंक्शन की, तो वो रेंज निकालने के काम आएगी। वो वहाँ पे 90% लोगों को समझ में नहीं आया था। यहाँ देखिए कितना आसान है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो गया 2x प्लस 3। अब dy अपॉन dx को 0 रख दें तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, x की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2 कहाँ रख दें, यहाँ रख दें। देन y इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू हो गया 9 अपॉन 4 माइनस 9 अपॉन 2 प्लस 2। 4 एलसीएम ले लिया, हो गया 9 माइनस 18 प्लस 8, कितना हो गया ये, -1 अपॉन 4।
अब -3/2 और -1/4 दो वैल्यू आ गई। कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3/2 और -1/4। दोनों ही निगेटिव हैं, दोनों निगेटिव है। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होगा, यहां से 3/2 ये आ गए 1.5 और 1/4 सपोज ये आ गए, तो ये पॉइंट है -3/2 और -1/4। बहुत ध्यान से समझें जो हम लॉजिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। और a जो है वो 0 से बड़ा है, देन इसका ग्राफ जो होगा वो ओपनिंग अप। ठीक है, ये इसकी वर्टेक्स कहलाएगी। ये डिस्टेंस जो है वो यहां से यहां तक की माइनस के मतलब डिस्टेंस तो 3/2 ही रहेगी, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की ये हो गई 1/4। समझ गए? तो ध्यान रखें कि y की जो वैल्यू है, यहां से देखें y की जो मिनिमम वैल्यू है, चूंकि ये वर्टेक्स है इसके नीचे तो जाएगी नहीं, इसके नीचे नहीं जाएगी ना, तो y की जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1/4। y की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1/4। ठीक है, अब y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है इनफाइनाइट। ओपनिंग अप है तो इनफाइनाइट तक जाएगा ग्राफ। तो ये जो है वो कहलाई द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये निकालने के लिए बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसको सही से समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो y की वैल्यू है वो -1/4 और इनफाइनाइट के बीच में है, जहां y की मिनिमम वैल्यू है -1/4 और मैक्सिमम वैल्यू है इनफाइनाइट, और यही कहलाती है इसकी रेंज। y की जितनी भी वैल्यूज इसमें आएंगी, चाहे कहीं भी कैसे भी किसी भी मेथड से, वो -1/4 और इनफाइनाइट के बीच में होंगी। ये बहुत बड़ी चीज आपको आज हमने बताई है, जो कि कैलकुलस में जब हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ते हैं 12th में, तो उसमें ये पूछा जाता है कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, उस फंक्शन को अगर वो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, देन dy/dx निकालेंगे, dy/dx को 0 रख देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू उठा के फंक्शन में रख देंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखेंगे कि a जो है उसमें वो बड़ा है 0 से या फिर छोटा है। अगर बड़ा है तो ओपनिंग अप होगा, ओपनिंग अप होगा तो जो y की वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू होगी, उसकी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा, और ओपनिंग अप है तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी। अब ये x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये जो गिवन है एक्सप्रेशन, इसमें अगर हम y = 0 पुट कर दें, ध्यान से देखें, अगर हम इसमें y = 0 पुट कर दें, अब आए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। देखिए जब y की जगह 0 पुट हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² + 3x + 2, हो गया x² + 3x + 2, y = हो गया 0, देन ये बन गया ax² + bx + c = 0। इस 0 को मैं इधर लिख देता हूं, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं तो पहले से लीनियर में, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे भी कर लें। ये हो गया x² + 2x + x + 2 = 0, x + 2 + 1 x + 2 = 0, x + 1 और x + 2 = 0, x = -1 और x = -2। ठीक है, y = 0 रखने पर x की दो वैल्यू आ रही हैं, वो दोनों वैल्यू कौन कौन सी हैं, एक ये और एक ये। दोनों वैल्यू से हमें ये पता चल रहा है कि वो जो कर्व है, वो जो एक्सप्रेशन है, वो उसको x एक्सिस को दो जगह काट रहा है।
जो कर्व एक्सप्रेशन है वो दो जगह काट रहा है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? ए के कोऑर्डिनेट है -1 कॉमा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -1 कॉमा 0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -2 कॉमा 0। एक बार x इक्वल टू अगर इसमें 0 रख दें देन y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0, वो ये रहा 0 कॉमा। तो सारे कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता चल गए, रेंज हमें पता चल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता चल गया। एक ग्राफ से कितनी सारी चीजें हम बता सकते हैं, उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता चल गए, फंक्शन कैसा है ये पता चल गया, ग्राफ ओपनिंग अप है ये पता चल गया, ओपनिंग डाउन होता वो पता चल गया, एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, यही जो एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है यही कहलाते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। और ये रूट्स देखिए आप डिफरेंट हैं और रियल हैं, रियल और डिफरेंट हैं। रियल और डिफरेंट का मतलब हो गया कि इसके दो रूट्स हैं, एक रियल है मतलब दोनों ही रूट्स रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं, वो ग्राफ पे यहां नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम रेंज कैसे निकालते हैं, वो यहां से ऐसे हम उसको निकाल सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला भी है रेंज निकालने का, और हम चाहें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने का जिससे कि हम उसकी रेंज बता सकते हैं, और उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट्स आते हैं वो ही उसके रूट्स कहलाते हैं। रूट्स कैसे हैं? रियल हैं, इमेजिनरी हैं, सेम हैं, इक्वल हैं, जैसे भी हैं वो सारे रूट्स के बारे में हमें यहाँ से पता चल जाता है। एक ही ग्राफ प्लॉट करना अगर हमें आ जाए तो हम उसकी रेंज भी बता सकते हैं, और हम बहुत सारी चीजें छोटी वो इससे हमें पता चल सकती हैं। ये बहुत आसान तरीका है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब इसमें देखिए पीजीटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के आते हैं। इसी क्वेश्चन में देखिए बताते हैं, थोड़ा सा रफ कर लें। सपोज क्वेश्चन यही है और इसमें वो कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, एंड x की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही हो -2 से 0 के बीच में। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो -2 से 0 के बीच में बिलोंग कर रही हो, तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। क्वेश्चन ये आता है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो और x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में हो, तब इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। ठीक है, अब जब तक आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो आप इसकी रेंज नहीं बता सकते। गलती क्या करते हैं हमारे भाई लोग, वो -2 यहां पुट कर देते हैं जो y की वैल्यू आ जाए, और फिर 0 पुट कर देते हैं जो y की वैल्यू आ जाए, वही उसकी रेंज बना देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि -2 आपने पुट किया तो ये हो गया 4 -6 प्लस 2, कितना हो गया 0 हो गया, और जब आपने 0 पुट किया देन हो गई 2, तो इसकी रेंज 0 से लेके 2, जो कि उसमें एक ऑप्शन दे रखा होगा। हमारा बताने के पीछे जो मकसद है, अब उसको बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और x की वैल्यू जो बिलोंग कर रही है इसमें वो -2 से लेके 0 के बीच में है, देन इसकी फंक्शन की रेंज बतानी है। तो रेंज बताने के लिए अब हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में dy अपॉन dx 0 रख देंगे। 0 रखने के बाद x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू मिनिमम आ गई। ठीक है, y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -1/4। ये बात समझ गए। अब देखेंगे ग्राफ a इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है ग्राफ जो है वो ओपनिंग अप है,
ओपनिंग अप हो गया। अब बहुत ध्यान से देखें कि जो x की वैल्यू है वो -2 से 0 के बीच में है। x की वैल्यू -2 ये रही और 0 कहाँ है, ये रही, -2 से 0 के बीच में है। तो अब ये चीज खत्म हो गई। जो हमारा ग्राफ है वो यहां से समझ गए, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, -2 से 0 के बीच में y की वैल्यू कहां वेरी कर रही है, वही इसकी रेंज कहलाएगी। तो -2 ये रही x की वैल्यू, तो -2। अब देखेंगे इस ग्राफ में y की वैल्यू मिनिमम कितनी है, -1/4। तो ये तो हो गई -1/4। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, 2। तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 2 हो गई। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो रेंज हो गई वो हो गई -1/4 से लेके 2 तक, -1/4 से लेके 2 तक। वो जो थी वो पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज थी इनफाइनाइट तक। जब कंडीशन उन्होंने दे दी -2 से 0, देन अब रेंज हो गई -1/4 से लेके 2 तक। अब आप ध्यान से देखें, अभी हमारी रेंज आ रही थी 0 से 2, जो कि गलत थी। अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है देन फिर आप y की वैल्यू नहीं निकाल सकते और फिर उसकी रेंज आप नहीं बता सकते। एक छोटी छोटी सी बातें हैं जिनकी वजह से एक छोटे छोटे से ये जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। बस कॉन्सेप्ट का खेल है, फंडामेंटल का खेल है। अगर आपसे एक कंडीशन देने के बाद ये पूछा जाए कि ये जो फंक्शन है या जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये कहाँ वेरी कर रहा है, इसकी रेंज क्या होगी, देन इसकी रेंज ऐसे निकाली जा सकती है। और दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि अगर y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, मतलब ax² प्लस bx प्लस c हमारे पास है और इसमें a जो है वो पॉजिटिव है और d जो है वो नेगेटिव है। ये कंडीशन ध्यान रखेंगे, बहुत बार पीजीटी में आ चुकी है कि अगर a पॉजिटिव है और d अगर b² - 4ac निकालें और वो नेगेटिव आता है, देन ये हमेशा ax² प्लस bx प्लस c हमेशा 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। और वो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x हमेशा रियल वैल्यू होगी। मतलब अगर a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। जैसे हमारे पास है x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1, ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है। इसमें आप देखें कि इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते, तो फैक्टर नहीं हो सकते तो बेबी कर्व मेथड नहीं लगेगा। और जब बेबी कर्व मेथड नहीं लगेगा क्योंकि वो तो लीनियर फैक्टर्स में लगता है, जब इसके फैक्टर हो जाएंगे और लीनियर फंक्शन आ जाएगा तभी लगेगा। ठीक है, तो इसके जब फैक्टर नहीं हो सकते और इसमें जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जब d निकालेंगे तो b² - 4ac और b² - 4ac यहाँ नेगेटिव है। इसका मतलब है d की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, d की वैल्यू नेगेटिव है और a की वैल्यू यहाँ से दिख रही है कि पॉजिटिव है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज 0 से बड़ी होगी, ना तो ये कभी 0 के बराबर होगा। x की किसी भी वैल्यू के लिए, x चाहे आप कुछ भी रख लें, x की किसी भी वैल्यू के लिए ना तो ये नेगेटिव होगा और ना ही कभी ये 0 के बराबर होगा। तो कभी भी ये एक्सप्रेशन अगर हमारे पास आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, देन वो उसका आंसर जो होगा वो होगा x बिलोंग्स टू r। x कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। सॉरी, a कंडीशन, इफ a is less than 0 और d is also less than 0, अगर a भी 0 से छोटा हो और d भी 0 से छोटी हो, इसका मतलब a नेगेटिव और d नेगेटिव, तो जो उसका जो कर्व बनेगा वो हमेशा a नेगेटिव है तो ओपन डाउन
मतलब जो ओपन होगा वो डाउन की तरफ होगा, और डी अगर निगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि वो एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं छू रहा होगा, तो वो ऐसा बनेगा। ठीक है, क्यों? इसमें जब डी निगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा 0 से छोटा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये दो कंडीशन ध्यान रखेंगे, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है और d की वैल्यू 0 से छोटी है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज 0 से बड़ा होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच इज बिलोंग्स टू R। और एक कंडीशन ध्यान रखेंगे, अगर a भी छोटा है और d भी छोटा है 0 से तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज नेगेटिव रहता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, चलिए करते हैं अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो पीजीटी में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। कंडीशन इसमें दे रखी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू बतानी है, कब बतानी है? जब फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बतानी है अगर इसके अब दो रूट होंगे, इसका एक रूट पॉजिटिव हो और एक रूट्स नेगेटिव हो, तो रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पीजीटी में। फिर से देख लें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। हमें k की वैल्यू बतानी है जिसके रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के वो अपोजिट साइन के हैं, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। देखने में ये इतना छोटा सा लग रहा है, इतनी देर जो कॉन्सेप्ट बताया है वो कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होता है। देखिए कितने आसानी से हो जाता है। एक बार आप अपनी तरफ से सोच के देखिए कि इसको कैसे करेंगे। अगर आधा मिनट में आपको समझ में आ जाता है इसको कैसे करेंगे, तो फिर शायद है कि हम जो बता रहे हैं वो आपको जरूरत उसकी ना पड़े। लेकिन अगर आधा मिनट में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करेंगे, देन फिर आपको हमारी जरूरत है। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 है। देखिए ये एक्सिस बना दी मैंने और इसमें जो रूट्स हैं वो अपोजिट साइन के हैं। x की जो दो वैल्यूज हैं वो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव इधर होगी और एक निगेटिव इधर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कर्व जा रहा होगा वो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ही जा रहा होगा। ठीक है, तभी तो ये पॉजिटिव एक, और ये मान लिया इसका ओरिजिन है O, तो इसकी एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू कट करेगा और एक तरफ नेगेटिवली कट करेगा, तभी ये रूट्स जो होंगे इसके अपोजिट साइन के होंगे। ठीक है, तो मान लिया अगर ये फंक्शन है, ये जो ग्राफ वाला बताने के पीछे मकसद क्या था, देखिए कितनी आसानी से आ जाएगा। अगर इसको हम fx इक्वल टू मान लें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, तो हमें मालूम है कि ये जो ओरिजिन है, ये y की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हमेशा ओरिजिन से नीचे रहेगी, नीचे रहेगी। इसका मतलब है x इक्वल टू 0 पे y हमेशा नेगेटिव आएगा। फिर से देख लें, x इक्वल टू 0 पे fx की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। अगर वो नेगेटिव नहीं होगी तो फिर ये दो जगह अपोजिट साइन इसके नहीं होंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 यहां पर है और y जो होगा
मतलब एफ एक्स जो होगा x इक्वल टू 0 पे नेगेटिव होगा। तो फॉर x इक्वल टू 0 एफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज लेस देन 0 फॉर x इक्वल टू 0। दैट इज k इज लेस देन 0 ऑलवेज फॉर x इक्वल टू 0। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। तो k इज लेस देन 0 फॉर दिस क्वेश्चन जब रूट्स अपोजिट साइन में दे रखे हों। देखिए कितना आसान था, अगर हमें ग्राफ आता है तो बहुत आसान था, बट अगर नहीं आता है, अब इस रूट मेथड को बोलते क्या है, इसको लोकेशन ऑफ द रूट्स, लोकेशन ऑफ द रूट्स मेथड बोलते हैं। ये भी बुक्स में दे रखा है, बहुत सारे लोगों ने ये सुना ही नहीं होगा कि लोकेशन ऑफ द रूट्स होता है। हमें लोकेशन ऑफ द रूट्स ढूंढनी है, यहाँ पे लोकेशन ऑफ द रूट्स दे रखी है, बस उसको हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है और देन वैल्यू निकाल दी है k इज लेस देन 0 ऑलवेज। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। सपोज क्वेश्चन है हमारे पास -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज या हैव वन पॉजिटिव रूट एंड वन नेगेटिव रूट। इसका मतलब है रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। इसके एक पॉजिटिव रूट है और एक नेगेटिव रूट है। देन फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k इन मान लें एक सेट है 0 1 2 3 4 5, इसमें बताना है। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू तो आप जो ऑप्शन में दे रखी होती वो यहां पुट कर लेते, तब भी बात बन जाती। इन्होंने क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दें, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k। जो k की वैल्यू आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं इस सेट में। ठीक है, देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से देखें, ये पीजीटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो चूंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जो छोटे छोटे सी चीजें हैं उसमें वो ट्रिक लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल तरीका है किसी भी क्वेश्चन को करने का और जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं वो अब नहीं आते हैं। तो ये ही वो क्वेश्चन होते हैं जो आपका सिलेक्शन या तो रोक देते हैं या फिर वो आपका सिलेक्शन इसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। और यही वो क्वेश्चंस हैं, यही वो फंडामेंटल्स हैं जो फंडामेंटल जिसका क्लियर होता है वही इस टाइप के क्वेश्चन कर पाता है। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि इसमें a जो है वो -3 है, मतलब 0 से छोटा है। जब a 0 से छोटा है तो ग्राफ इसका जो बनेगा वो ओपनिंग डाउन बनेगा। जाहिर सी बात है कि जब a 0 से छोटा है तो मैंने बताया था ग्राफ जो बनेगा वो ओपनिंग डाउन बनेगा। ओपनिंग डाउन बनेगा का मतलब सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो उसका मुंह नीचे की तरफ को खुला हुआ होगा। एक रूट पॉजिटिव दे रखा है और एक रूट नेगेटिव दे रखा है। इसका मतलब है कि यहां से एक तरफ वो इधर कट कर रहा होगा और एक तरफ वो इधर कट कर रहा होगा, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो रूट जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यू है, यही वो कह रहे हैं। तो देखिए अभी आपने ये चीजें समझी हैं, बहुत ही गौर करने वाली बात है। ये बहुत ही अच्छा फंडामेंटल है जो कि जनरली लोगों को पता नहीं होता और ये बहुत सारी किताबों में मिलता भी नहीं है। किताबों में सब में होता है बट आप लोग कभी पढ़ते नहीं हैं। तो अगर
इस टाइप की चीजें आप सीख जाएं, इस टाइप के जो फंडामेंटल्स हैं वो आप सीख जाएं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप करना सीख जाएं, तो 10-20-50 हज़ार लड़कों से तो वैसे ही आगे हो जाते हैं। तो ए जो है वो नेगेटिव है, इसलिए ओपनिंग डाउन, ठीक है। एक रूट पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसका मतलब है जो वाई एक्सिस के एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा। यहां तक समझ गए। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के बतानी, कितने आंसर होंगे के के। तो देखें कि यहां से जो वर्टेक्स है वो ऊपर ही होगी और यहाँ पे वर्टेक्स पे y की वैल्यू जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। y की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर ये इसके नीचे से चला जाएगा, x की वैल्यू y की वैल्यू अगर नेगेटिव कर देंगे तो ये दो जगह कभी भी x एक्सिस को नहीं डिवाइड करेगा। और अगर ये x एक्सिस को दो जगह डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, एक रूट x की वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमेशा y की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर इसको fx मान लें -3x² प्लस 4x प्लस k -2, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पर f0 वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 0 प्लस k -2, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसका मतलब हो गया k -2 इज ग्रेटर देन 0, इज k इज ग्रेटर देन 2। k की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। k की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, तो इसमें 2 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू है, 3, 4 एंड 5। देन आंसर इज 3, क्योंकि k की वैल्यू 2 से बड़ी इस सेट में सिर्फ 3 ही दे रखी हैं, 3, 4 और 5। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k कितनी हो गई, 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ वैल्यूज हो गई 3। तो k की वैल्यू अगर पूछी होती देन k की वैल्यू होती, k की वैल्यू 2 से बड़ी होती, और k की वैल्यू सेट में पूछी है कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तो वो वैल्यूज हैं 3, 4 एंड 5। तो इस टाइप के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनको करना बहुत आसान होता है, बट उसकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है, उसके लिए फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन में, सपोज 3x प्लस 4x प्लस k -2 में एक रूट जो हो, वन रूट इज ग्रेटर देन 1 हो जाए और अदर रूट इज लेस देन 1 हो जाए, ठीक है। एक रूट ग्रेटर देन 1 हो जाए और दूसरा रूट लेस देन 1 हो जाए, देन k की वैल्यू क्या होगी। इसमें देखें कि आपको मालूम है कि a जो है वो 0 से छोटा है, तो जो ग्राफ होगा वो ओपनिंग डाउन होगा, ग्राफ ओपनिंग डाउन होगा, और एक रूट 1 से बड़ा है और दूसरा रूट 1 से छोटा है, तो 1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, इसमें पॉजिटिव, ठीक है। x इक्वल टू 1 है, तो एक इससे बड़ा है और एक इससे छोटा है, तो एक मतलब एक जो पैराबोला है जो कट कर रहा होगा वो एक इसके राइट हैंड में कट कर रहा होगा और एक लेफ्ट हैंड में कट कर रहा होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और ये है x इक्वल टू 1, तो इसकी वर्टेक्स जो होगी वो हमेशा यहां होगी और वो होगी पॉजिटिव, मतलब x इक्वल टू 1 पर उसकी y की जो वैल्यू है, मतलब fx की जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहां से अगर इसको fx मान लिया जाए -3x² प्लस 4x प्लस k -2, तो ये हमेशा x इक्वल टू 1 पर f1 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 4 प्लस k -2, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर f1 की जो वैल्यू है वो ऑलवेज 0 से बड़ी है, इसका मतलब है -3 प्लस 4 प्लस k -2 ग्रेटर देन 0, और ये हो गया 1 k
-1 ग्रेटर देन 0 और k की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी। ठीक है, वो जो सेट दे रखा था पिछले क्वेश्चन में, सपोज 0 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ वैल्यूज k की हो जाएंगी 4 2 3 4 5, k की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो बहुत सारे रूल्स होते हैं इसके, इतने सारे रूल्स हैं कि आप उसको अभी याद कर लेंगे तो एग्जामिनेशन तक 10 बार भूल जाएंगे, एक आध बार भी नहीं 10 बार भूल जाएंगे। तो रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक फंडामेंटल उसका समझ लीजिए। बेसिक फंडामेंटल समझते ही आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में k की वैल्यू कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसको ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सपोज इसके रूट्स उन्होंने दे रखे हैं कि दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। क्वेश्चन कैसा आता है पीजीटी में, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अजीब तरीके के आते हैं। वो कहेंगे कि एक ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स जो हों वो 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो। अगेन आई रिपीट कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जिसके रूट हों अल्फा बीटा, तो फाइंड द इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स हों 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। इस टाइप के हम जो क्वेश्चन करते हैं वो कैसे करते हैं, देखिए एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जो हम सभी लोग जानते हैं। वो मेथड क्या है कि अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, दोनों रूट्स का सम, ये होता है माइनस बी अपॉन ए दैट इज 3, और अल्फा बीटा लिख लेते हैं, ये होता है सी अपॉन ए दैट इज 2। ठीक है, सबको पता है। और उसके बाद हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सम ऑफ रूट्स और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होता है। एक्स स्क्वायर माइनस, पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लें, सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, तो 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह 6 प्लस 2 14। ठीक है, 3 2 6 प्लस 2 8 होते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3, तो ये हो गया 8। और दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो ये हो गया 4 अल्फा बीटा की जगह 2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 प्लस 1, 8 प्लस 6 प्लस 1 15। ठीक, तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये तो है ट्रेडिशनल तरीका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकालने का, जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, उसके रूट्स दे रखे हों और उसके इन जो दूसरे रूट्स दे रखे हैं उन पे ये इक्वेशन निकालनी हो। यही अगर क्यूबिक में होगी तो ये बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि वहां होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। वो उनको सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है, इसी को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है।
और वहां पे समय हमारे पास बहुत कम होता है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन मान लिया क्यूबिक में आ गया तो क्या करेंगे, और क्वाड्रेटिक में ही आ गया और इतना लंबा चौड़ा करने के पीछे फिर समय बर्बाद होता है। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है करने का, बहुत सिंपल। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2-4 जब क्वेश्चन कर लेंगे उस पर तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं, इसका मतलब है कि x की वैल्यूज हैं, ये x इक्वल टू अल्फा है और x इक्वल टू ही बीटा है, ठीक है। तो हम मान लें एक इक्वेशन है हमारे पास a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो मान लें कि ये जो रूट्स हैं, ये वाले जो रूट्स हैं, ये वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इसका मतलब है कि ये y की वैल्यू है और ये भी y की वैल्यू है, दोनों y की वैल्यू है। तो y इज इक्वल टू है 2 अल्फा प्लस 1, ठीक है। तो जो y की वैल्यू है वो है 2 अल्फा प्लस 1 और अल्फा बराबर क्या है x, तो y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 1 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन 2। ये जो x इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 है, जो गिवन इक्वेशन है, इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 3y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है, एक बार जब आप करेंगे, 2-4 बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाता है। करना कुछ नहीं है, ये जो रूट्स दे रखे होंगे ये लगभग एक से ही होंगे। अगर 2 अल्फा प्लस 1 होगा तो दूसरा 2 बीटा प्लस 1 होगा, अगर यहाँ 3 लिखा होता तो यहाँ 3 होता, यहाँ 4 अल्फा होता तो यहाँ 4 बीटा होता, ठीक है, ऑलवेज। तो बस हमें करना क्या है कि y इक्वल टू एक रूट मान लेना है कोई सा भी और उस अल्फा की जगह पे x लिख देना है, ठीक है, और इसको सॉल्व कर देना है। चाहे ये क्यूबिक हो, चाहे पावर 4 हो, चाहे पावर 6 हो, 5 हो, कुछ भी हो, सब के रूट्स इससे निकल आएंगे। y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y अपॉन 4 माइनस 3 y माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 एलसीएम ले लिया, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 6y प्लस 6 प्लस 4 लेंगे एलसीएम, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 6y प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर यहाँ पे माइनस लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और ये निकल के आई थी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। जो y में आ जाए इक्वेशन तो उसको x में कन्वर्ट कर लें, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस जो होंगी वो सेम होंगी। फिर से देख लें एक बार कि अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन दे रखी हो, ये मैं जो बता रहा हूँ वो एक जनरल तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन दे रखी हो, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट हैं अल्फा बीटा, एक ऐसी इक्वेशन बतानी है, एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट हों 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो 2 अल्फा प्लस 1 को y मान लें या 2 बीटा प्लस 1 को y मान लें और अल्फा की जगह पर x रख दें, देन x की वैल्यू निकाल लें जो भी आ जाए इन टर्म्स ऑफ y और उठा के इसी इक्वेशन में फिर से रख दें और जो वैल्यू आएगी वो y में आएगी, जो इक्वेशन आएगी y में आएगी, y को x से रिप्लेस कर दें, आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको ना तो ये याद करने की जरूरत है, ना आपको सम ऑफ रूट्स ये याद करने की जरूरत है, ना ही कुछ और याद करने की जरूरत है। तो कोशिश ये करें कि हमेशा कॉन्सेप्ट के द्वारा किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन को हम करना सीख लें,
किसी भी क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल तरीके से ही ना करें, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाता है।